रेवनविल एक शांत और सुंदर कस्बा था जहां टूरिस्ट अक्सर घूमने आते थे। कस्बे के एक छोटे से गेस्ट हाउस के बाहर आर्यन बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रेवनविल कस्बे का चेयरमैन वहां आता है। आर्यन उसे देखते ही झुंझला जाता है। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई चेयरमैन? ये घने जंगल से घिरा हुआ कस्बा है आर्यन। यहाँ लोग शाम के बाद बहुत कम निकलते हैं। और ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई डरावनी कहानी है क्या? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हकीकत है। आप शहरी लोग इन बातों को नहीं समझते। सुनो, मैं तुम्हारे इस रेवनविल कस्बे के जंगल के थोड़े से हिस्से को काटकर एक आलीशान 5 स्टार होटल बनवाना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा सहयोग चाहिए और इसके लिए हमें अभी जंगल जाना होगा। चेयरमैन ये सुनते ही चौंक जाता है और घबरा जाता है। नहीं, ये नामुमकिन है। आप नहीं जानते कि वो जंगल एक ब्लैक फेरी का इलाका है। ब्लैक फेरी? तुम भी ना चेयरमैन, अब ये मत कहना कि वो उड़ती भी है। हमारे रेवनविल की दंत कथाओं में ब्लैक फेरी का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि वो जंगल में रहती है और अपने इलाके में इंसानों की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। टूरिस्ट भी शाम होते ही जंगल से लौट आते हैं। अगर अंग्रेजों की भी ऐसी ही सोच होती ना, तो शायद रेल की पटरियां भी नहीं बिछती और हिंदुस्तानी आज भी बैलगाड़ियों पर ही घूम रहे होते। अगर मुझे पता होता कि आप जंगल काटकर होटल बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लेता। गुस्से में चेयरमैन वहां से चला जाता है। आर्यन उसके जाने के बाद कार स्टार्ट करता है और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में घना अंधेरा था। आर्यन की गाड़ी कच्चे रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है और गाड़ी के टायर अचानक पंक्चर हो जाते हैं। ये क्या था? वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। चारों ओर खूब अंधेरा था। अचानक उसे हवा में किसी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। एक विचित्र और भयानक स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसके लंबे लंबे पंख थे, आंखें जल रही थी। वो गुस्से में आर्यन को घूर रही थी। कुछ ही देर में आर्यन की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। आर्यन की लाश बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। वहां खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। दूर एक शहर में पत्रकार रिया अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर यही खबर देख रही होती है। आर्यन एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसकी मौत की खबर अखबारों में सुर्खियां बनी है। लेकिन सच ये है कि रेवनविल के जंगल में पहले भी कई टूरिस्ट गायब हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे वहां रिपोर्टिंग के लिए क्यों नहीं भेजते? क्योंकि ये कोई साधारण रिपोर्टिंग नहीं है रिया। वहां के लोग जंगल के बारे में बहुत अलग सोच रखते हैं। बल्कि यूं कहो कि वहां के बारे में एक दंत कथा है। दंत कथा? ओह कम ऑन सर, क्या आप भी इन बेकार की बातों में विश्वास रखते हैं? तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम इस चीज को हल्के में ले रही हो, पर सच मानो कुछ चीजें इंसानों की समझ से परे होती हैं। ठीक है सर, अब तो मेरा वहां जाना तय हो गया। मैं जाकर देखूंगी कि इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। ठीक है रिया, 1 हफ्ते के अंदर मुझे वहां की पूरी रिपोर्ट चाहिए। और ये मत भूलना, अगर वहां कुछ भी अजीब लगे तो फौरन लौट आना। रिया अपने फ्लैट में आकर कपड़े और जरूरी सामान पैक करने लगती है। उसकी मां सुमित्रा किचन से बाहर आती है। रिया, ये सब क्या हो रहा है? तुम इतनी जल्दी में क्यों पैकिंग कर रही हो? मैं रेवनविल जा रही हूं मम्मी। रेवनविल? वो जगह जहां कल एक बिजनेसमैन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी? हाँ मम्मी, मेरा बॉस मुझे चैलेंज कर रहा है कि मैं उस केस की असलियत निकाल कर नहीं ला सकती, पर मैं साबित करूंगी कि वहां किसी ब्लैक फेरी जैसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। बेटा, तुम ये क्यों नहीं समझती
कि ऐसी चीजों को नकारना सही नहीं होता। ब्लैक फेरी का जिक्र दंत कथाओं में अक्सर आता है। कहते हैं कि वो जंगल इंसानों को पसंद नहीं करता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उसके दोस्त शिखा और अनुज खड़े होते हैं। शिखा के हाथ में एक नोटबुक और अनुज के कंधे पर एक बैग टंगा होता है। जब मैं ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें चैलेंज दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और हम दोनों ने भी अपनी पैकिंग कर ली है। बाहर गाड़ी खड़ी है, हम भी तुम्हारे साथ रेवनविल चल रहे हैं। कुछ घंटों बाद रिया, अनुज और शिखा कार से रेवनविल पहुंच जाते हैं। रिया, शिखा और अनुज चलते हुए वहां के चेयरमैन को खोज निकालते हैं, जो एक दुकान के बाहर खड़ा होता है। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपसे आर्यन की मौत के बारे में कुछ सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आर्यन को मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आपकी किस बात को नहीं माना? आप साफ साफ बताइए। रेवनविल की जंगल की दंत कथाओं में ब्लैक फेरी का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक तांत्रिक ने इस जंगल में उसकी सिद्धि प्राप्त की थी। ब्लैक फेरी की सिद्धि मतलब? वो तांत्रिक अपने काले मकसद के लिए ब्लैक फेरी को इस संसार में बुलाने में सफल हो गया था। उसने अपनी काली शक्तियों से कई बुरे काम किए, लेकिन जब उसने ब्लैक फेरी को वापस भेजना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ? तांत्रिक ने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि ब्लैक फेरी कितनी शक्तिशाली थी। उसने तांत्रिक को ही मार डाला। तब से इस जंगल में उसी का शासन है। वो रात के वक्त किसी भी इंसान को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करती। रिया, शिखा और अनुज चेयरमैन की बात सुनकर हंसने लगते हैं। ये मजाक करने की बात नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज रात मैं जंगल में जाऊंगी और सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। तीनों गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। रिया, शिखा और अनुज जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। ये जगह तो सच में डरावनी है, पर हमें ज्यादा डरना नहीं चाहिए। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है और फिर बुझ जाती है। टॉर्च बंद कैसे हो गई? तभी चारों तरफ से एक भयानक कर्कश हंसी गूंजने लगती है। अचानक घने अंधेरे के बीच एक आकृति उभरती है और ब्लैक फेरी प्रकट हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में कदम रखने की? शिखा कांपने लगती है। प्लीज हमें जाने दो, हमें नहीं पता था कि। और अगले ही पल वो हवा में उड़कर सीधा अनुज के ऊपर झपट पड़ती है। अनुज की एक भयावह चीख जंगल में गूंजती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अनुज! शिखा रोने लगती है। अचानक ब्लैक फेरी ने झपटते हुए अपनी नुकीली उंगलियां शिखा की गर्दन पर रख दी और एक ही झटके में उसका जीवन समाप्त कर दिया। इसके बाद ब्लैक फेरी ने अपनी उंगलियां रिया की ओर बढ़ाई ही थी कि ठीक उसी समय पूरब की तरफ आसमान में हल्की रोशनी फूटने लगी। खुशनसीब है तू, सुबह हो गई, नहीं तो तू भी कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाती। लेकिन याद रखना, तेरा डर हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा। इतना कहते ही ब्लैक फेरी एक जोरदार चीख के साथ हवा में खुलकर गायब हो जाती है। रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, मानो वो कई रातों से सोई ना हो। उसके हाथ में शिखा और अनुज की तस्वीर थी। उसकी आंखें नम थी। उसके कानों में ब्लैक फेरी के आखिरी शब्द अब भी गूंज रहे थे। काश मैंने अपने बॉस की बात का मजाक ना उड़ाया होता। काश मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट ना किया होता। काश मैं रेवनविल कभी ना जाती। वो जानती थी कि वो कभी भी इस घटना को भुला नहीं पाएगी। वो हमेशा अपने दोस्तों की मौत को याद करती रहेगी और ब्लैक फेरी के डर से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। नताशा और विहान पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना
घूमना फिरना, मूवीज देखना। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विहान उसको डिनर के लिए बाहर ले गया और सबके सामने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नताशा, मुझसे शादी करोगी? नताशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया और जैसे ही उसकी उंगलियों में अंगूठी पड़ी, उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंज उठी। जिसे सुनकर वो डर गई, लेकिन अगले ही पल विहान ने उसको कस के गले लगा लिया और उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। अगली रात विहान अपनी बाइक से नताशा से मिलने के लिए जा रहा था। तभी उसको रास्ते में अचानक से एक भयानक डायन नजर आई। ओ माय गॉड! उसकी बाइक लड़खड़ा गई और एक्सीडेंट हो गया। जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर नताशा का मैसेज आया हुआ था। विहान उसी टाइम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उसके घर पर पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उसको पता चला कि वो फ्लैट खाली करके जा चुकी है। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। वीरान बस स्टॉप पर नताशा अकेली खड़ी हुई थी। उस टाइम आदित्य ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर नताशा पर पड़ी। काली साड़ी से चमकता हुआ उसका गोरा बदन, खुले हुए बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, ठंडी कोहरी रात में किसी भी मर्द को उसके लिए पागल कर देने के लिए काफी था। ऊपर से नीचे तक उसने नताशा को देखा और बाइक उसके सामने रोक दी। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप यहाँ किसके लिए खड़ी हैं? मैं एक चुड़ैल हूँ और अपने शिकार का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप बस के इंतजार में खड़ी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बस स्टॉप से लास्ट बस 8 बजे की टाइम गुजरती है। अब यहाँ सुबह तक कोई बस नहीं आने वाली। ओह, सॉरी। अगर ऐसा है तो आप ही मुझे लिफ्ट दे दीजिए। सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया और वो उसके पीछे बैठ गई। वैसे आपका नाम क्या है? नताशा। और आपका? आई एम आदित्य। नताशा ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस डाले और अचानक से तेज की बिजली कड़की। मौसम बिगड़ गया और आदित्य को एक भयानक हंसी सुनाई दी। ये आवाज! तभी जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। ओह नो! बारिश खत्म होने तक साइड में रुक जाए। नहीं, मेरा घर पास ही है, चलते रहिए। आदित्य ने अब बाइक तेज कर दी और कुछ ही मिनटों में नताशा का घर भी आ गया। इतना कहकर वो बाइक से घर की तरफ चल दी और आदित्य भी चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे हो लिया। आप चिमनी के पास बैठिए, मैं दूसरे कमरे से जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आती हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली गई। आदित्य चिमनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा फुंकार रहा है। उसने पलट कर देखा तो वो वही भयानक डायन थी। वो तेजी से कमरे में भागा और नताशा से जा टकराया। क्या हुआ? वहां कमरे में! उसके अल्फाज अधूरे रह गए जब उसने नताशा की भीगी साड़ी से चमकते उसके बदन को देखा। शायद आपके दिमाग पर पानी चढ़ गया है। वो उसको अपने कमरे में ले गई और टॉवल से उसका सर पोंछने लगी। आदित्य ने उसके कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब खींच लिया। आज की ये सर्द रात मुझे तुमसे दूर रहने की इजाजत नहीं दे रही। मैं इस तरह आपके करीब नहीं आ सकती। अगर आप अभी मुझसे शादी कर लेते हैं तो मुझे आपकी पत्नी बनकर आपकी हो जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर उसने अलमारी में रखी सिंदूर की डिबिया की तरफ इशारा किया। आदित्य ने देर ना करते हुए डिबिया उठाई और उसकी मांग भर दी। अब तो ठीक है ना? वो उसके करीब चला गया। अगले ही पल दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में थे। प्यार भरे कुछ लम्हे गुजारने के बाद अचानक से कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ये क्या हो रहा है? किसी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वही भयानक डायन सामने खड़ी थी। उसने आदित्य का गला पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। नताशा, मुझे बचाओ! कौन है ये डायन? डायन नहीं, विनाशिनी! उसने आदित्य को दीवार पर दे मारा। आदित्य दीवार से टकराकर बेड पर गिर बेहोश हो गया।
विहान बुरी सी हालत में नताशा की यादों में डूबा बैठा था। कमरे का दरवाजा तेज शोर करता हुआ खुल गया और नताशा अंदर दाखिल हुई। नताशा, तुम? ये सच है या मेरा वहम है? तभी नताशा उसके गले लग गई। तुमसे दूर जाना मेरी एक मजबूरी थी। मेरे बचपन से जो दोष मेरे साथ लगे हैं, सिर्फ उसकी वजह से मैं अमावस्या की रात उस समय पैदा हुई थी जब विनाशिनी अपना शिकार ढूंढती फिरती है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर विनाशिनी दोष लगा है। मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी तो विनाशिनी हमारे आसपास रहेगी और कुछ ही दिनों के अंदर वो उसको खत्म कर देगी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होगा, चाहे मैं जिंदगी भर शादियां करती रहूं, मेरा हर पति कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तुमसे शादी करने के बाद अगर मैं 2 दिन में खुशी के गुजार लूं ना, तो मुझे मरने का गम नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुमको मरते हुए नहीं देख सकती थी, ना ही तुमसे दूर रह सकती थी। इसलिए मैंने एक शैतानी वारदात को अंजाम दिया। क्या किया तुमने? मेरे साथ चलो। वो उसे अपनी उसी जंगल वाले घर लेकर गई। उसके बेड पर आदित्य जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। कौन है ये? ये मेरा पति है और मुझसे शादी करने की सजा अब ये भुगतने वाला है। कहते हुए उसने उसके सीने पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और वो अचानक से उठ गया। नताशा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो विनाशिनी आखिर कौन है और ये आदमी कौन है? विनाशिनी, विनाशिनी, विनाशिनी। नताशा अपनी आंखें बंद कर जाप कर रही थी। जब उसने आंखें खोली तो वो लाल सुर्ख हो चुकी थी। ये देख आदित्य और विहान दोनों चौंक पड़े। तभी नताशा ने अपने तेज पंजे आदित्य के पेट में मारकर उसका पेट फाड़ डाला। ये सब देखकर विहान के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी नताशा जोरों से चिल्लाई और उसके शरीर से विनाशिनी का साया निकलकर हवा में गायब होता नजर आया। मेरे ऊपर लगा विनाशिनी दोष तभी खत्म हो सकता था जब मैं खुद विनाशिनी को अपने जिस्म में बुलाकर अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दूं। इसलिए मैंने ये सब किया। मैं एक खूनी हूं, ऐसी औरत जिसने एक लड़के के साथ शादी करके उसको खत्म कर दिया। मुझे पता है कि तुम भी अब मुझे नहीं अपनाओगे। तुम जा सकते हो विहान, मैं तुमको भुलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी विहान कसकर उसके गले लग गया। मैंने तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म से नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारी शादी होगी और जो सपने हमने देखे थे वो जरूर पूरे होंगे। ये सुनकर नताशा ने भी उसको कसकर गले लगा लिया और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि प्यार अगर बेशुमार हो तो वो बड़ी से बड़ी खौफनाक गलतियों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत भी दे देता है।